अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स। जी जनाब, कहिए कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और बैकग्राउंड नॉइस के लिए जो है वो मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, क्योंकि एनवायरनमेंट ऐसा है कि ख़ामोशी जो है वो मुकम्मल दस्तयाब नहीं हो सकती, तो थोड़ा बहुत शोर शराबा जो है वो आपको महसूस होगा। तो वो तो जब मैं अपने घर होती हूँ तब भी लाजमी होता है, तो अभी भी आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, लेकिन बस ज़रा ये है कि आवाज़ें थोड़ी मुख्तलिफ होंगी। बहरहाल बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एपिसोड की जानिब। नावल का नाम है ऊंच नीच का पहाड़। राइटर हैं उम्मे तैफूर। किस्त नंबर 3। अगले कुछ दिन उसके काफ़ी अच्छे गुजरे थे। अम्मी ने उसका बहुत ख्याल रखा था, उसे मोहब्बत भरी डांट के साथ समझाया था। खिज़र अलबत्ता खामोशी से मुंह फेर कर गुजर जाता था। दादी और तोकीर चाचू ने भी उसे साथ लिपटा कर डांटा था। अबू उसी रात को वापस लौट गए थे, लेकिन ख़ास उसके लिए खाने पीने का सामान दिलवा कर गए थे। उसके रोम रोम में सुकून उतर गया था, लेकिन महज चंद दिन के बाद सब कुछ पुरानी रूटीन पर आता चला गया। वो कौन सा आदि नहीं था जो हैरान होता, लेकिन हर बार की तरह वो इस बार भी उदास हुआ था। 4 दिन की शाही मिली थी उसे, और फिर उसे दस्तार वापस खिज़र के सर पर सजानी पड़ी थी। खिज़र ने अम्मी से रो रो के खूब गिले शिकवे किए, जिससे सादिया को एहसास हुआ कि वह ज़ैन के ध्यान लग के खिज़र को फरामोश ही कर गई थी, और इसका अजाला करने के लिए उसने खिज़र को फफोला बना के लाड उठाने शुरू कर दिए। ज़ैन ने इतने बड़े हादसे से गुजरने के बाद सोच लिया था कि वो अब अम्मी के रवैये की वजह से रोएगा नहीं, दुखी नहीं होगा, और ना ही अपना और खिज़र का मुकाबला करेगा। उसने शऊरी और लाशऊरी तौर पर खिज़र को खुद से बरतर मान लिया था, और खिज़र फर्स्ट को घर का अहम फरमान मान लिया था। इससे यह हुआ था कि पहले जो किसी भी चीज़ के घर आने पर वो भी खिज़र के साथ दौड़ लगा दिया करता था, और पहले आइए पहले पाइए के मज़दाक हाथ बढ़ा दिया करता था, तो वो उसने यकसर छोड़ दिया। अब वो खिज़र पहले आए पहले पाए को जहन में रखते हुए सुकून से बैठा अपना काम करता रहता। कुछ उसके लायक होता तो उसे मिल जाता, वरना वो अब तजस्सुस भी नहीं करता था। इस तजस्सुस ने ही उसे वो भयानक दिन दिखाया था, और उस दिन का तस्वुर डरावना ख्वाब बनकर उसे सताता था। 9 साला ज़ैन ने अपने अंदर खुद ही तब्दीली लाने का फैसला किया था, और वो तब्दीली थी बिना जंग के हार मान लेने की, पसपा रहने की। वक्त गुजरते गुजरते उसे भी बहुत सारी सीख दे गया था। वो अपनी ज़ात के खोल में बंद रहकर बाकी रह गया था, वरना आज़र्दगी और कुड़न के तगय्युर उसे कभी का फना कर चुके होते। दादी चली गईं, लेकिन जाते जाते उस पर छुप छुपा के बहुत सी मोहब्बतें निछावर कर गईं। उसकी ज़ात की अनकही गुत्थियाँ सुलझ गईं। उसके अंदर की बगावत का रुख मोड़ने में उनका कलीदी किरदार रहा। वो मुकम्मल ना सही, लेकिन इतना ज़रूर संभला रहा कि दोबारा कभी भी कैसे भी हालात में उसने इंतहाई कदम उठाने का नहीं सोचा था। वह अब 10वीं जमात का तालिब इल्म था। क्लास के अच्छे और सुलझे बच्चों में उसका शुमार होता था। वो गैर मामूली ज़हीन नहीं था, लेकिन कोई और एक्टिविटी ना होने की वजह से वो चूँकि पढ़ता रहता था, इसलिए अच्छे नंबर से कामयाब भी हो जाता था। दूसरी जानिब खिज़र, जिसे अब फर्स्ट ईयर में होना चाहिए था, अपनी नालायकी और नाअहली की वजह से उसके साथ मैट्रिक की तैयारी कर रहा था। जिस बाकमाल स्कूल में सादिया ने दाखिल करवाया था कि लाडला बेटा कमाल दिखाएगा, वहाँ से उसे निकाला गया था। पूरी टर्म में उसने सिफर कारकर्दगी का मुजाहरा किया था, और स्कूल की तरफ से 2 बार वार्निंग मिली थी कि अगर खिज़र ने सेकंड टर्म में रिजल्ट ना दिखाया तो उसका दाखिला नहीं भेजा जाएगा। वो सेकंड टर्म क्लियर नहीं कर सका था, और ऊपर से अपनी फीमेल क्लासमेट्स को हरासा करता पाया गया था। स्कूल इंतज़ामिया फ़ौरन हरकत में आई और उसे निकाल दिया गया। सादिया को मालूम हुआ तो गंग रह गई। जिस बेटे से उन्हें तवक्का थी कि नाम रोशन करेगा, उसने जलील करवा के रख दिया था। पूरे ख़ानदान में खिज़र की बेबाकी और बदतमीज़ी के चर्चे थे, लेकिन सादिया ने दोबारा कमर कस ली थी बेटे के दिफा के लिए। सुबह इत्तफाक ज़ैन उस स्कूल में नहीं था, वरना वो लाजमन खिज़र की करतूतों की माला उसके गले में डालकर खिज़र को बरी करवा देती। सादिया और अकबर के पास कोई चारा नहीं रह गया था कि खिज़र को दोबारा उसी सेमी गवर्नमेंट स्कूल में डाल दिया जाए जहाँ ज़ैन अब भी ज़ेरे तालीम था। ज़ैन को मालूम हुआ तो दिल महसूस कर रह गया। खिज़र के वापस उसी स्कूल में आने का मतलब था कि जो 6-7 घंटे सुकून के गुजरते थे उनसे हाथ झाड़ ले। वो अब भी उसके साथ वैसा ही था जैसा उसे परवान चढ़ाया गया था, धौंस जमाने वाला, खुद गर्ज और मुफाद परस्त। अभी तो ज़ैन की स्कूल से वापसी पर ड्यूटी थी कि वो खिज़र का बैग ढोते हुए घर तक आता था। अब स्कूल में रहते खुदा जाने क्या कुछ उसके सर पर पड़ने वाला था। खिज़र के बेशतर नोट्स वो ही बना के देता था ताकि वो खुद सुकून से पढ़ाई कर सके। ट्यूशन के बावजूद सादिया ने ज़ैन पर खिज़र का इजाफी बोझ डाल रखा था। उसे एतराज़ नहीं था, क्योंकि इसी बहाने वो भी दोहराई कर लेता था, लेकिन खिज़र ने उसकी हर काविश को हक समझकर वसूला था। मैट्रिक में आ जाने के बावजूद उसका कोई दोस्त नहीं था, तो ये कमाल भी खिज़र का था। मोहल्ले में दोस्त वो बनने नहीं देता था, और स्कूल की दोस्तियां जैसे ही घर तक पहुंचती
खिज़र ऐसा रखना डालता कि अगले दिन वो लड़का ज़ैन को स्कूल में पहचानने से भी इनकार कर देता। उसके बाद से ज़ैन ने किसी से दोस्ती करने की कोशिश ही तर्क कर दी थी। कभी जो कोई लड़का दिलचस्पी लेता तो ज़ैन उसे स्कूल तक ही महदूद रखता था। यूँ वो स्कूल में एक लिए दिए रहने वाला मिजाजदार लड़का मशहूर था। वह अब इतना छोटा नहीं था कि घर के कोने में घुस घुस के उन बातों पर आंसू बहाए, लेकिन उसे अपने अंदर के अकेलेपन को झेलने में अब भी खासी मेहनत करनी पड़ती थी। वो एक दोस्त और एक खैरख्वाह की कमी हमेशा शिद्दत से महसूस करता था। खिज़र ने ज़ैन ही के सेक्शन में अपना एडमिशन करवाया था। सादिया भी ऐसा ही चाहती थी ताकि ज़ैन खिज़र का ख्याल रख सके, जबकि ज़ैन की मर्जी ये नहीं थी, लेकिन वो बेबस था। उसे आने वाले दिनों का नक्शा साफ दिखाई दे रहा था। पहले दिन जब वो दोनों क्लास में एक साथ बैग्स लिए दाखिल हुए तो खिज़र ने सबसे पहले उसकी सीट पर कब्जा जमाया था। मैं यहाँ बैठूंगा, तुम पीछे वाली पर चले जाओ, वो लापरवाही से बबल चबाता हुआ बोला। यह असेंबली से कुछ देर पहले का वक्त था और बच्चे क्लास में बैग्स रख के ग्राउंड में जमा हो रहे थे। मैं यहाँ ही बैठता हूँ शुरू से, पीछे वाली खुरम की है, वो नहीं छोड़ेगा, बल्कि ये पूरी रो ही फिक्स है, कोई भी नहीं देगा अपनी सीट। तो सबसे पिछली पर चले जाओ, वो बेस्ट है तुम्हारे लिए। मजीद बहस का फ़ायदा नहीं था, इसलिए वो खामोशी से सबसे पिछली सीट पर चला गया था। उसे नज़र की कमज़ोरी का इशू था। माँ से बहुत बार कहा था, लेकिन वो सर में तेल का मसाज करने को कह देती। अब जब इतनी दूर बैठना पड़ रहा था तो वो ब्लैक बोर्ड की धुंधलाहट साफ महसूस कर रहा था। वो आने वाले दिनों को अभी से देख रहा था जब क्लास में वो खिज़र की बातों के लिए जलील होने वाला था। महज दूसरे से तीसरे पीरियड तक आते आते खिज़र की सारी क्लास से जान पहचान हो चुकी थी, और जब सबको ये मालूम हुआ कि वो ज़ैन का भाई है तो हर कोई एक बार ज़रूर उसे सर से पैर तक देखता था। ज़ैन लंबी सांस भरकर बिला वजह किताब में मुंह दे लेता। खिज़र चर्ब जुबान था, वो जब बोलता था तो बिना सर पैर की बातों के भी वो सबको बांधने का हुनर जानता था। और दूसरा, उसकी फितरी धौंस और ज़बरदस्ती की आदत की बिना पर वो खुद को दूसरों पर मुसल्लत किए रखने पर यकीन रखता था। टीचर्स भी एक ही दिन में उससे अच्छे से मुतारफ़ हो गए थे। पूरा दिन क्लास में उसकी बातों की और कहकहों की गूंज रही, और छुट्टी होने तक खिज़र दोस्तों का ग्रुप बनाने में कामयाब हो चुका था। ज़ैन वापसी पर अपने बैग के साथ जब उसका बैग उठाए उसके पीछे चल रहा था तो इर्द गिर्द सबकी मुज़हका खैस निगाहें खुद पर महसूस करके उसने पहली बार सोचा था कि वो भी खिज़र की तरह क्यों नहीं बन जाता। वो कब तक ये बेगार उठाएगा, वो कब तक खिज़र का छोटा बनकर ज़िंदगी गुजारेगा। गिरती हुई दीवार को सहारा मिल जाए तो उसे कोई नहीं गिरा सकता, लेकिन अगर बनती हुई दीवार के साथ छेड़छाड़ कर दी जाए तो उसमें रखने पड़ जाते हैं, और वो रखने उसकी आइंदा तोड़ फोड़ में अहम किरदार अदा करते हैं। बच्चों की शख्सियत भी ऐसी ही होती है। वह जब बन रही होती है तो माँ बाप के, रिश्तेदारों के तफरीकी रवैये उसमें रखने पैदा कर देते हैं, और यहीं से बच्चे की अंदरूनी तोड़ फोड़ शुरू होती है, जो कभी कभार तमाम उम्र मुरम्मत नहीं हो पाती। जोया की सालगिरह थी और अकबर साहब ने सादिया की फरमाइश पर घर की रेनोवेशन करवाई थी। घर के पिछली तरफ काफ़ी जगह खाली थी, वहाँ सादिया की ख्वाहिश पर 3 कमरे बनवाए गए और किचन की भी असरेनो मुरम्मत करवा दी। अमेरिकन स्टाइल किचन सादिया का दीरीना ख्वाब था। किचन को वसी करके कैबिनेट्स, शेल्फें, मार्बल का फर्श, हर चीज़ सादिया की पसंद और मर्जी की बनवा दी गई। सादिया ने सालगिरह की आड़ में घर की तज़यीन और आराइश की दाद समेटने का बहाना बनाया था और अच्छी खासी दावत रख ली थी। बाहर लॉन में सारा इंतज़ाम था। अकबर साहब अपनी निगरानी में खाना तैयार करवा रहे थे। सादिया ने मैके और ससुराल तकरीबन सभी को बुलाया था। एक बड़ी गेट टुगेदर होने वाली थी। ज़ैन अपने कमरे की लाइट्स ऑफ किए खिड़की से सारा मंजर देख रहा था। ये दादी का कमरा था जो उनके इंतकाल के बाद से उसके ज़ेरे इस्तेमाल था। खिज़र ने अलग कमरे की मांग की तो सादिया ने दादी की ज़िंदगी में ही उसे उनके कमरे में शिफ्ट कर दिया था। अंधे को 2 आंखों के मस्दाक ज़ैन को और क्या चाहिए था। दादी का कमरा उसके लिए सबसे तस्कीन आमेज़ पनाहगाह थी। ऐसे में जब वो रहने आ जाती तो उसके वारे न्यारे हो जाते। यही वो तमाम अरसा था जो दादी ने उसके अंदर की महरूमियों और कज्जियों का रुख मोड़ दिया। उसके अंदर जलते खुदसिरी के भांबड़ पर अपनी शफकत के छींटे डालकर उसकी सोचों को मस्बत रुख दिया। वरना एक वक्त में वो अपने आप को इस कदर फालतू पुर्जा समझने लगा था कि ब्लेड लेकर अपनी कलाइयों पर छोटे छोटे जख्म लगाता, ये सोचकर कि एक दिन बड़ा और सबसे गहरा लगाने की हिम्मत ऐसे ही पैदा हो जाएगी। फिर एक दिन दादी ने उसकी कलाइयाँ देख लीं। उन्होंने उसे डांटा या लताड़ा नहीं, बल्कि वो उसकी ज़ख्मी सोचों का मरहम बन गई। वो उसके लिए नासे, उस्ताद और रहबर बन गई। आखिरी कुछ अरसा सादिया की बेजारी के बावजूद दादी ने यहीं गुजारा और उसके अंदर सब्र और हौसले का बीज बोया, उसे पानी दिया, और जब नन्ही नन्ही कोपलें फूटने लगीं तो वो चल दी। लेकिन इतना काम वो मुकम्मल कर गई थी कि ज़ैन अब उन कोपलों की आब पारी करने पर मजबूर होता, ना कि उन्हें मुरझाने देता। वही सब्र, वही बर्दाश्त अगले 2 साल उसे संभाले रहे, वरना खिज़र और अम्मी के रवैये के अलावा रिश्तेदारों का रवैया उसे जीने ना देता।
माँ बाप जब रिश्तेदारों के आगे अपने ही बच्चे के ऐब खोलते हैं तो याद रखें कि वो उनके मुंह खोल रहे हैं। उन रिश्तेदारों को आपसे ज़्यादा आपका बच्चा ख़राब लगने लगता है। वो हमदर्दी में उसकी इस्लाह नहीं करते बल्कि उनके पीछे छुपे तंज और चुभते जुमले बच्चे को बर्बाद करते हैं। ज़ैन की भी ऐसे ख़ानदान में किसी से नहीं बनती थी। कज़न्स उसे बेकार समझते थे और उनके माँ बाप उसे बदलिहाज, और ऐसा इस वजह से था क्योंकि उसे उसके घर वालों ने ऐसा ही साबित कर रखा था। उसकी माँ ने हर आए गए के सामने उसकी बुराई ही की थी। ज़ैन तो मेरी एक नहीं सुनता। अकबर तो बहुत परेशान है इसकी तरफ से। पता नहीं क्या बनेगा इस लड़के का। एक मेरा खिज़र भी तो है, कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। इस बच्चे ने तो बचपन में ही दिन में तारे दिखा दिए हैं, खुदा जाने बड़ा होकर क्या करेगा। ये और ऐसे कई जुमले ज़ैन को अजबर थे क्योंकि ये एक तवातर से सबके सामने कहे जाते थे। दूसरी जानिब यही फरीज़ा खिज़र कज़न्स में बैठकर बखूबी अदा करता था। सब कज़न्स उसे साथ खिलाने और बात करने के काबिल नहीं समझते थे क्योंकि वो चीटर था, वो हार बर्दाश्त नहीं कर सकता था, वो एग्रेसिव होकर पंच दे मारता था। एक मामू और खाला को ज़ैन से खुदा वास्ते का बैर था क्योंकि वो उन्हें जहर लगा करता था। ज़ैन ने उनका कुछ बिगाड़ा नहीं था लेकिन उनकी माँ ने बहुत कुछ बिगाड़ा था। सादिका का जब मैके में जोर चला तो उसने छोटे बहन भाइयों को इस कदर जिज किए रखा था कि वो उसकी मर्जी के बिना सांस तक नहीं लेते थे। जब जब बड़े होते गए तो बहन पर जोर ना चल सका लेकिन उसकी औलाद पर गुस्सा निकालने की भरपूर कोशिश किए रखी। खिज़र दब ना सका क्योंकि उसके साथ ऐसा वैसा कुछ करना भिड़ों के छत्ते में हाथ डालने की बात थी। सब जानते थे कि वो सादिया की कमज़ोरी है लेकिन ज़ैन को किसी ने बख्शा नहीं। सादिया अक्सर बाजार जाते हुए बच्चों को नानी के यहाँ छोड़ देती। मामू को मौका मिल जाता और वो उसे छत वाले वाशरूम में बंद कर देते जहाँ घुप अंधेरा होता क्योंकि रोशनदान नहीं था। ज़ैन बिलखता रोता लेकिन सुनने वाला कोई नहीं होता था। मामू मज़ा पूरा कर लेते तो उसे बाहर निकाल देते और जी भरकर हंसते। खाला आते जाते उसे कमर में बाजू में चुटकियाँ भरती, नाखून चबो डालती। उसने एक आध बार माँ को बताया तो माँ ने खींचकर मुंह पर थप्पड़ दे मारा और डपट कर बोली, सबको तुम ही से मसला होता है ज़ैन, खिज़र और ज़ोया को तो कुछ नहीं कहता कोई, वो इसलिए कि तुम ही बदतमीज़ हो। दोबारा कभी ज़ैन ने शिकायत नहीं की, बस बर्दाश्त करता रहा हत्ता कि वो इतना बड़ा हो गया कि उसने ननिहाल जाने से साफ मना करना शुरू कर दिया। यूँ रफ्ता रफ्ता वो सबसे कट कर रह गया। किसी भी किस्म की गेट टुगेदर उसे अजीब तरह की बेजारी में मुब्तला कर देती थी। वो पूरी कोशिश करता कि पढ़ने के बहाने जान छुड़ा ले, लेकिन पहले तो ये मुमकिन हो जाता था, पर अब जबकि अकबर साहब यहाँ आ गए थे वो शऊरी तौर पर इसका नोटिस रखने लगे थे। ज़्यादा देर उसे अकेला नहीं रहने देते थे। उन्होंने घर में उसके साथ रवा रवैये में बहुत सी खराबियाँ देखी थीं, लेकिन बुनियाद से बिगड़ी इमारत वो कैसे दुरुस्त कर सकते थे। बस इतना था कि मज़ीद उसके साथ गलत होता देखकर रोकने टोकने लगे थे। ज़ैन को शिकायत की आदत अरसा हुआ ख़त्म हो चुकी थी क्योंकि शिकायत सुनने वाला था ही कौन, इसलिए वो मुँह से कुछ नहीं कहता था। मगर अकबर साहब के अंदर मलामत ने जन्म ले लिया था जिसे सादिया कभी पुचकार कर तो कभी अकड़ कर सुलाने की पूरी कोशिश करती थी। अब यह सब कुछ अचानक से ठीक नहीं हो सकता था, इसलिए अकबर साहब रफ्ता रफ्ता इस मामले को हाथ में लेना चाह रहे थे। आज भी उन्होंने ज़ैन को सख्ती से तनबीह की थी कि वो मेहमानों से पहले लॉन में आकर उनके साथ खाने का इंतज़ाम देखेगा। वो उसे अपने साथ इन्वॉल्व करना चाहते थे लेकिन वो बुझे दिल से कमरे की खिड़की से झांकता रहा। मेहमान आना शुरू हो चुके थे और उसे घबराहट भी महसूस हो रही थी। फिर भी बाहर तो जाना ही था, इसलिए हिम्मत जमा करता वो चला आया। सादिया और ज़ोया मेहमानों में चहकती फिर रही थी। ज़ोया उसे देखकर उसके पास लपक कर आई और लेट बाहर आने पर नाराज़ होने लगी। वो मोहब्बत से उसका गाल सहलाकर बाप को ढूंढ रहा था। एक जानिब ख़ानदान की बुज़ुर्ग ख़वातीन बैठी थीं। वो उनसे मिलकर पीछे कहीं अकेले गोशे में कोई कुर्सी ढूंढ रहा था। तभी दाएं जानिब से कहकहों का तूफ़ान बुलंद हुआ। उसने एक उचटती निगाह डाली तो सभी कज़न्स के घेरे में दुल्हा बना खिज़र अपने बिना सर पैर के लतीफ़ों पर सबको ज़बरदस्ती हंसा रहा था। ये वस्फ़ उसी को आता था। ज़ैन सर झटकता एक खाली कुर्सी की जानिब बढ़ा। खाने की इश्तिहा अंगेज़ खुशबू सारे में फैली थी लेकिन अभी लगा नहीं था। ज़ोया की पालतू बिल्ली उसके कदमों में आकर लोटपोट होने लगी। उसने झुककर उसे उठाना चाहा तो वो पीछे बाड़ में घुस गई। सारी बाड़ को बरकी कमकमों से ढांपा गया था। ये भी सादिया की खसूसी फरमाइश थी, वरना अकबर साहब इस तरह के ताम झाम को पसंद नहीं करते थे। सादिया ने चूँकि दावत घर की खुशी में भी रखी थी, लिहाजा उसे सजवाना लाजमी अमर था। ज़ैन बिल्ली को पकड़ने के लिए बाड़ की जानिब बढ़ा क्योंकि वहाँ तारे थीं और उसे फिक्र हुई कि वो उनसे उलझ न जाए। वो हाथों से बाड़ हटाता वहीं गुम हो गया। इर्द गिर्द फैला शोर और हंसने बोलने की आवाज़ें सब उसके कानों में मदगम हो रही थीं। हाथ बाड़ को टटोल रहे थे, जहन बाहरी माहौल को। तभी अकबर साहब की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। वो किसी से पूछ रहे थे उसी के बारे में।
उसने मुस्कुराकर हाथ बाड़ में बिल्ली की जानिब बढ़ाए और सर वापस मोड़कर बाप की आवाज़ सुनने लगा। एक ज़ोरदार स्पार्क हुआ और जैन की चीख सबको दहला गई। स्पार्क की वजह से ब्रेकर ट्रिप कर गया और लाइट ऑफ हो गई। फिर भी अकबर साहब ने उस जानिब दौड़ लगा दी जहाँ से आवाज़ आई थी। जैन वहाँ बेसुध बाड़ में फंसा हुआ था। अकबर साहब ने उसे खींचकर बाहर निकाला और कंधे पर डालकर गाड़ी की तरफ दौड़ लगा दी। तोकीर चाचू के ब्रेकर ऑन करने से लाइट आ गई थी। सबके चेहरों पर हरास और परेशानी फैली थी। वो सबको तसल्ली देते बड़े भाई के साथ गाड़ी में जा बैठे। पिछली सीट पर लेटे जैन का सर अपनी गोद में रखकर उन्होंने ताज्जुब से उसे देखा और बेइख्तियार आंखें भर आईं। वो दिल में उसकी सलामती की दुआ मांगते हॉस्पिटल रवाना हो गए। कमरे में नीम अंधेरा था। वो बेड पर चित लेटा था। कमरे की दाएं जानिब उसके बेड के सामने दीवार गिर अलमारियां थीं, जिसके साथ 5 बाय 5 फुट का ड्रेसिंग कॉर्नर था। जब दादी जिंदा थी तो वहाँ उनका जाए नमाज बिछा करता था। जैन ने स्टोर रूम से पुरानी रॉकिंग चेयर निकलवाकर वहाँ रख ली थी। वो वहाँ बैठकर सुकून से पढ़ाई किया करता था और कमरे में दाखिल होने वाले को यकदम दिखाई भी नहीं देता था। ये कोना उसके मिजाज से मुताबिकत रखता था। अकबर साहब ने ढाल से उसी कुर्सी पर बैठे थे और साकत निगाहों से जैन के सुते चेहरे को तक रहे थे। वो खतरनाक हद तक जर्द दिख रहा था। बिजली का शदीद झटका लगा था उसे। खुदा जाने बाड़ में बिछी तारों में से कौन सी नंगी थी जिस पर उसका हाथ पड़ा था। डॉक्टर ने उन्हें कहा था कि अल्लाह का शुक्र अदा करें, उसने जान बख्श दी आपके बच्चे की, वरना बड़ा शदीद करंट लगा है उसे। घर पर ही उसके दिल की धड़कनें बंद होकर दोबारा चल पड़ी थी। अगर ना चलती तो हम भी लाचार थे। और उनके जिस्म का सारा खून इन 2 जुमलों ने जैसे निचोड़ लिया था। उस लम्हे उन्हें अस्पताल के बेड पर लेटे 5 फुट 9 इंच के लंबे से और पतले से अपने बेटे को देखकर एहसास हुआ कि वो कितना कीमती था उनके लिए, कितना बड़ा हो गया था वो, और उन्हें खबर भी ना हुई थी। और अगर आज वो उनके हाथ से खो जाता तो इसके आगे का सोचकर ही उनके कंधे शल होने लगे थे। वो जैसे तैसे तोकीर चाचू के साथ उसे घर ले आए थे और वापस आकर उन्हें हैरानी का एक और शदीद झटका लगा था। सादिया सब मेहमानों को खाना खिलाकर रुखसत कर चुकी थी। बस उसके मैके में से चंद अफराद और तोकीर की फैमिली वहीं बैठी थी। सादिया परेशान थी। जैन को देखकर उसके चेहरे पर सुकून और इत्मीनान फैला था और कमरे में लाकर लिटाने तक वो जैन के बाल मोहब्बत और एहतियात से संवारती रही थी। अकबर साहब ने नीम गनुदा जैन को कंबल उड़ाकर उनसे दबे लहजे में पूछा था, घर में इतना बड़ा हादसा हो गया और तुम्हें खाना खिलाना याद रह गया सादिया? अल्लाह ने जवान बच्चे की जान बख्शी है, तुम्हें अंदाज़ा है कुछ? अकबर हौसला रखें, अल्लाह ने करम कर दिया, ये क्या कम है? और मुझसे ज़्यादा क्या आपको परवाह होगी बच्चों की? माँ मैं हूँ, आप नहीं। वैसे भी तोकीर की हॉस्पिटल से कॉल आने के बाद मैंने सबको खाना खिलाया था। अब क्या इतना खाना बर्बाद होने देते? मेहमान भी आखिर इतना वक्त निकाल कर खाली मुंह वापस जाने के लिए तो नहीं आए थे ना। सादिया उन्हें मौका दिए बिना कहती चली गई। बुरा मनाने में वो लम्हा नहीं लगाती थी। ऐसे ही तो उन्हें ख़ानदान भर में थानेदारनी के नाम से मशहूर नहीं थी। अकबर साहब ने उन्हें हैरत और अचंभे से देखा और लाजवाब होते हुए सपाट लहजे में बोले, बेहतर होगा कि सब मेहमानों को वापस भेजो जल्दी और आकर जैन के पास रहो। कुछ ध्यान और मोहब्बत इसके लिए भी निकाल लो दिल के किसी कोने से। अल्लाह जाने किसकी पटियां पड़ आए हैं जो यूं ही ओल फोल बोले जा रहे हैं। सादिया का इशारा तोकीर की जानिब था। अकबर साहब बखूबी समझते थे, लेकिन खामोश रहे और तसल्ली से जैन का कंबल दुरुस्त करने लगे। कुछ वक्त लगेगा सबको भेजने में, आखिर सब इसी के इंतज़ार में रुके हुए थे। यूं ही तो नहीं मुंह उठा के कह सकती कि निकलो शाबाश अब अपने घरों को सारे। हाँ, एक तो सारी खुशी मलिया मेट हो गई, ऊपर से बातें भी सुनो। आती हूँ कुछ देर में। वो बकती झकती दरवाज़ा बंद करती निकल गई और अकबर साहब मुतासब से लाइट्स ऑफ करते उसी कोने में पड़ी रॉकिंग चेयर पर जा बैठे और जैन पर निगाहें जमाए उसे बगौर देखने लगे, जिसका जर्द चेहरा साइड टेबल लैंप की रोशनी में बेहद कमज़ोर और जर्द था। पूरे कमरे में यही वाहिद रोशनी थी। वो दोनों हाथों की उंगलियां आपस में फंसाए उन पर होंठ टिकाए सोचने लगे कि कहाँ गलती हुई है, किधर लापरवाही हुई है। जैन की तकलीफ़ सबके लिए तकलीफ़ क्यों नहीं? उसका दर्द दर्द क्यों नहीं? उसकी हैसियत क्यों नहीं? वो कोई फालतू सामान तो नहीं था जिसे काट कबाड़ में डाल दिया जाए कि जब कभी ज़रूरत होगी तो शायद इस्तेमाल में आ जाए। सादिया परेशान भी हुई, तकलीफ़ में भी थी, लेकिन किस बात की कमी थी जो उन्हें चौंका रही थी? ममता नापी नहीं जा सकती, लेकिन उसका इजहार तो लाया जा सकता है। किसी के लिए कम तो किसी के लिए ज़्यादा। सादिया के इजहार में जैन के लिए वो गर्मी नहीं थी जैसी होनी चाहिए थी। गलतियाँ थी और बहुत सी थीं। दुरुस्ती के लिए बहुत पीछे जाना पड़ता और वो किस मोड़ से पकड़ते। उनकी तो हर याद में जैन का मगमूम और उदास चेहरा ही लहरा रहा था। वो इन्हीं सोचों में गुम थे कि दरवाज़ा खोलकर सादिया का छोटा भाई साद और बहन नौशी अंदर दाखिल हुए। वो दोनों सीधे बेड के पास आए और जैन को बगौर देखने लगे।
क्या है, अच्छा भला तो है, कुछ भी नहीं हुआ, खामखा सबकी नज़रों में आने के लिए किया है इसने तमाशा। नौशी ने भाई को कोहनी मारते धीमे लेकिन मुतनफ़र लहजे में कहा। साथ ज़रा सा झुका और जैन की टांग को झंझोड़ा। जैन बंद आंखों से मामूली सा किस्मसाया। साथ सीधा होते हुए इस्तेहज़ाइया बोला, फिर बात पड़ गई है नौशी, वरना मरने वाला था ये। तुम सोच नहीं सकती किस कमाल का करंट लगा है इसे। अच्छा भला फंक्शन बेड़ा गर्क करके रख दिया। आपा ने पसूड़ी में खाना खिला दिया है और अब बंदा इस सिचुएशन में साथ ले जाने के लिए मांगता भी अच्छा ना लगे। ये आपा भी ना बड़ी सख्त जान है, किसी बड़ी जालिम मिट्टी से बनी है। जवान बेटा मरते मरते बचा और इसे खाने की पड़ी थी। वैसे मर जाता ना तो मुझे बड़ी खुशी होती। मुझे भी, नौशी कमीनी हंसी हंसते हुए तायद में बोली। क्या ख्याल है, सोए हुओं को जगा ना दूँ? साथ निगाहों से जैन को टटोलता हुआ बोला। मेरे तो मुक्को थप्पड़ों का वैसे ही आदी है, काफ़ी दिनों से डोज नहीं दी। और मेरी चुटकियों का। नौशी मुंह पर दुपट्टा रख कर हंसी। अकबर साहब का हौसला उससे ज़्यादा नहीं था, इसलिए वो एक झटके से रॉकिंग चेयर से उठे और दोनों की पुश्त पर खतरनाक अंदाज में गुराते हुए बोले, 1 सेकंड से भी पहले दफ़ा हो जाओ तुम दोनों यहाँ से, और आइंदा कभी भी मुझे मेरे घर में दिखाई दिए तो परखच्चे उड़ा दूंगा तुम लोगों के। कम ज़ात कम नस्ल, निकल जाओ अभी इसी वक्त। दोनों ने बहनोई को पहली बार इस कदर गुस्से में देखा था कि ज़ुबान और कलाम का भी लिहाज ना रहा था। वो फक चेहरे लिए यूं निकल कर भागे कि कहीं सच में परखच्चे ना उड़ जाएं। उनके निकलते ही अकबर साहब निढाल थके हुए कदमों से जैन की पायंती आकर बैठ गए और उसकी पिंडली पर हाथ जमा दिए। मुझे माफ़ कर दो जैन, मैं तुम्हारा कसूरवार हूँ, लेकिन वक्त निकल गया है हाथ से। तुम्हारा बचपन और भरोसा दोनों खो दिए हमने, माफ़ कर दो बेटा। वो बिना आवाज़ रोते उससे मुखातिब थे। उन्होंने दोनों मुट्ठियों में अपने सर के बालों को जकड़ लिया। सादिया, सादिया, ये हमने क्या कर दिया? वो अब बेआवाज़ बेगम से शिकवा कुना थे। अकबर साहब ने दफ्तर से 3 दिन की छुट्टी ली थी और ये 3 दिन उन्होंने जैन से करीब होने की सर तोड़ कोशिश कर ली थी, लेकिन जो खोल उसके ऊपर चढ़ चुका था उसे तिड़खाना बहुत मुश्किल था। सादिया के साथ उनका सारा वक्त नाराज़ी रही थी। कमरे से भी दोनों के चीखने बोलने की आवाज़ आती। जोया तो सहम जाती, लेकिन खिज़र जारियत का मुजाहरा करता। वो बाप के जैन की हिमायत में निकलने वाले लफ्ज़ को जहर की तरह पीता रहा, और यही जहर वो बाप के जाने के बाद जैन पर उंडेलने वाला था। वो भी क्या करता, उसने कब भला कम लेना, कम पर शुक्र करना सीखा था। उसे हमेशा अव्वलियत मिली थी और सब कुछ अव्वलीन मिला था। औलाद में तवाज़ुन आने वाली पूरी नस्ल का तवाज़ुन होता है। ये एक फ़र्द की खराबी नहीं होती, बल्कि बसा औकात मौजूदा और मुस्तकबिल में वाबस्ता होने वाले अफराद तक ये खराबी जाती है। पैमाने में अगर जहर भरा जाए तो वो पीने वाले को जहर ही बनकर लगेगा, तरियाक नहीं। अकबर साहब मायूस से वापस जा चुके थे। जैन को इससे फ़र्क नहीं पड़ा था कि वो उसकी खातिर अम्मी से भिड़ते रहे, क्योंकि अम्मी का या खिज़र का रवैया उनके लिए नया तो नहीं था। वो अब से नहीं, इब्तदा से जानते थे कि घर में जैन की हैसियत क्या है और हर कोई उससे कितनी मोहब्बत करता है। असल फ़र्क तो यह पड़ा था कि पहले उन्हें सादिया की तरह खिज़र से ही तवक्कात वाबस्ता थी, मगर जूं वक्त गुजरा खिज़र पढ़ाई में तो कोई कारनामा सरअंजाम ना दे सका और दीगर सरगर्मियों की बिना पर बदनामी का सबब भी बना था, तो अकबर साहब को अपने छोटे बेटे की खूबियों का इदराक हुआ था। उसका एक मखसूस जगह पर चलता तालीमी रिकॉर्ड, स्कूल और मोहल्ले में अच्छी शोहरत ने उनकी तवज्जो कुछ अरसे से अपनी जानिब मबजूल करवा ली थी। बाप थे, हक रखते थे हक जताने का। ये एक फितरी बात है कि जब माँ बाप बुढ़ापे की दहलीज पर खड़े होने वाले हों तो वो मुस्तकबिल के लिए अपनी कोई एक औलाद चुन लेते हैं जिस पर वो इन्हसार करने लगते हैं। अकबर साहब का मामला भी ऐसा ही था। जैन में उन्हें वो तमाम खूबियाँ दिखाई दी थीं जो वो खिज़र में देखने के ख्वाहिशमंद थे। ऊपर से उसके साथ हुए हादसे ने उन्हें उसके दर्द की जड़ से आशना कर दिया था। वो चाहते थे कि सादिया भी अब इस बात को समझे कि उनकी लापरवाही ने जैन के अंदर कैसी महरूमियाँ बो दी हैं। वो घर में ऐसे रहता है जैसे आर्जी हो, महदूद ज़रूरियात, महदूद एहतियाजात, ना कोई मांग ना कोई तलब, जैसे घड़ियाल की चिड़िया जो घंटा पूरा होने पर चूं चूं करने बाहर आती है। अकबर साहब के जाने के बाद घर में सादिया का रवैया जैन के साथ उखड़ा उखड़ा सा था। वो उसका ख्याल रख रही थी। अकबर साहब ने बाकायदगी से उसे यखनी पिलाने का कहा था और वो खुद भी नागा नहीं कर रही थी, लेकिन उससे बातचीत बंद कर रखी थी। जैन को माँ की नाराज़गी की परवाह होती थी, क्योंकि दादी ने एक बात उसे घोल कर पिला दी थी कि माँ बाप की नाराज़गी रब की नाराज़गी है, और वो डरता था अल्लाह से, उसकी नाराज़गी से। सादिया जब कमरे में उसे दूध का गिलास देने आई तो मुड़ने पर जैन ने उनका हाथ पकड़ लिया। अम्मी नाराज़ हैं, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? नहीं बेटा, गलती तो मुझसे हुई है, हर बात के लिए कसूरवार मैं ही तो हूँ। जैन ने माँ को पास बिठा लिया। सादिया नाचार बैठ तो गईं, पर चेहरा फेरे बिस्तर की चादर की सलवटें दुरुस्त करती रहीं।
زین کو ماں کی اس حرکت پر پیار آ گیا۔ وہ ماں کے ہاتھ کی پشت سہلاتا ہوا بولا، امی کیا بات ہے، مجھ سے بات کیوں نہیں کرتی آپ؟ دیکھیں مجھے نہیں پتا کہ آپ کی اور ابو کی کیا بات ہوئی ہے، لیکن جو بھی ہوئی ہے اس میں میرا کوئی ہاتھ نہیں۔ آپ مجھ سے کیوں ناراض ہو رہی ہیں؟ مجھے ایک بات بتاؤ زین، کب میں نے تمہاری ذمہ داریوں سے منہ موڑا ہے؟ کب تمہارا خیال نہیں کیا؟ کب تمہیں وقت پہ ناشتہ کھانا نہیں دیا جو تم نے اپنے باپ کو مظلوم بن کر دکھا دیا اور مجھے برا بنا دیا؟ تمہیں کرنٹ تو کیا لگتا ہے میں تکلیف میں نہیں تھی کیا؟ تھی، بالکل تھی، لیکن تمہارے باپ کو تمہارے کس رویے نے یہ احساس دلا دیا کہ مجھے کوئی فرق ہی نہیں تھا؟ بولو۔ سعدیہ نیم جارحانہ انداز میں اسے باز پرس کر رہی تھی اور وہ گمسم سا سن رہا تھا۔ کچھ پل اس نے الفاظ جمع کرنے میں لیے اور گلا صاف کرتا ہوا بولا، میں ایسا احساس کیوں دلاؤں گا امی؟ اب مجھ سے بدگمان ہونا کب چھوڑیں گی؟ میری ماں ہے لیکن مجھے سمجھتی ہی نہیں آپ۔ کیا بچپن سے لے کر اب تک کبھی بھی میں نے آپ کی شکایت ابو سے کی ہے جو اب کرتا؟ تم منہ سے کچھ نہیں کہتے زین، لیکن تمہاری حرکتیں سب واضح کر دیتی ہیں۔ تمہیں کبھی کہنے کی نوبت ہی نہیں آتی، بنا کہے ہی ہر کام ہو جاتا ہے تمہارا۔ کون سا کام ہو جاتا ہے میرا؟ مجھے بھی تو پتہ چلے۔ میں نے کبھی خضر کی طرح ضدیں منوائی ہیں کیا؟ کبھی حیثیت سے بڑھ کر مانگ کی ہے کیا؟ وہ بے اختیار شکوہ کر گیا تھا، حالانکہ دانستہ یہ کام وہ چھوڑ چکا تھا۔ خضر خضر خضر، سعدیہ چلا اٹھی۔ آخر کب تک تم بڑے بھائی کے خلاف دل میں زہر پالتے رہو گے زین؟ کب تک وہ تمہاری نفرت سہتے سہتے نیلا ہو چکا ہے؟ تمہارے اندر کی منفیت نے اس پر ایسا اثر ڈالا ہے کہ نہ وہ پڑھائی میں کارکردگی دکھا پا رہا ہے، نہ گھر میں حاضر دماغ رہتا ہے۔ بڑی کوشش کی تھی میں نے کہ میں اس کے اندر مایوسی اور محرومی نہ پلنے دوں، لیکن نہیں، وہ میرے جیسی قسمت لے کر پیدا ہوا ہے۔ جس طرح میری حق تلفی میرے بہن بھائی کرتے رہے، ویسے ہی اس کی حق تلفی تم کرتے آئے ہو اور آئندہ بھی کرتے رہو گے، کیونکہ تم چاہتے ہی نہیں کہ وہ کسی کی نظروں میں ابھر سکے۔ پر ایک بات یاد رکھنا زین، جیسے تم میرے بیٹے ہو نا، ویسے ہی وہ بھی ہے۔ اگر میں تمہیں نظر انداز نہیں کر سکتی تو اسے بھی کبھی نہیں کروں گی۔ میں کبھی بھی اسے محبت کرنا نہیں چھوڑ سکتی، چاہے سب لاکھ روڑے اٹکائیں۔ اس گھر میں اس کی جگہ اور حیثیت کو میں کسی کو بھی چیلنج کرنے کی اجازت نہیں دوں گی، سمجھ لو اچھے سے۔ سعدیہ اس کے سامنے انگلی لہرا لہرا کے بولتی بالتی اسے حیران پریشان چھوڑ کر جا چکی تھی۔ اسے لگ رہا تھا اس کے سامنے اس کی ماں نہیں شریکہ بول کر گیا ہے۔ ایسے کوئی اپنی اولاد سے تو نہیں لڑتا، بلکہ اپنی اولاد کے لیے شریکوں سے ضرور لڑ پڑتا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ خضر اس کی ماں کی لائف لائن ہے، لیکن پھر بھی وہ اندر تک دکھی ہو گیا تھا۔ کیا تھا جو وہ منہ سے اتنے سخت جملے نہ کہتی؟ بھلا وہ کب بے خبر تھا، لیکن کہنے اور خاموش سہنے کا فرق نہ مٹتا۔ جب وہ اس کھلے امتیاز کو تسلیم کر چکا تھا تو ہر بار جتا کے اس کی زندگی میں مزید اذیت رقم کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ آنسو پیتا بے دھیانی میں اپنا انک پین دودھ کے گلاس میں گھما رہا تھا۔ شفاف سفید دودھ میں نیلاہٹ گھلنے لگی تھی، بالکل اس کے وجود کی طرح۔ وہ لاسٹ بینچ پر بیٹھا اپنا کام کر رہا تھا جب پرنسپل کسی کے ساتھ کلاس میں داخل ہوئے۔ پوری کلاس یکدم استقبال کے لیے کھڑی ہوئی اور حسب پروٹوکول السلام علیکم سر کی آواز پوری کلاس میں گونجی۔ پرنسپل نے سر کے اشارے سے بیٹھنے کو کہا اور اپنے ساتھ آئے لڑکے کا تعارف کرانے لگے۔ زین کو وہ لڑکا دیکھا دیکھا سا لگا، وہ اسے بغور دیکھتا پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ پرنسپل کلاس میں موجود ٹیچر سے گفتگو کر رہے تھے اور وہ لڑکا سیدھا چلتا ہوا خضر کے ساتھ والی سیٹ پر جا بیٹھا۔ دونوں نے جوش سے اپنے اپنے ہاتھ کے مکے بنا کے ایک دوسرے سے ٹکرائے اور ساتھ ہی زین کو بھی یاد آ گیا کہ وہ کون تھا۔ خضر کا ایکس کلاس فیلو ارحم، جس کی شہرت کبھی بھی اچھی نہیں تھی، اس کی صحبت نے ہی خضر کا بھی ستیہ ناش کیا تھا۔ نہ پڑھنے والے بچوں میں شمار ہوتا تھا، عمر بھی زیادہ تھی، اگر تمیز سے پڑھ رہا ہوتا تو سیکنڈ ایئر میں ہوتا۔ اب اس کلاس میں آنے کا مقصد یقیناً خضر ہی تھا۔ یہی وہ لڑکا تھا جس نے خضر کو لڑکیوں سے چھیڑ چھاڑ کی عادت میں مبتلا کیا تھا۔ زین نے تنفر سے ان دونوں کی پشت کو دیکھا اور وہ دل میں حقیقتاً خضر کے لیے فکر مند بھی ہوا۔ ایک آدھ بار وہ اس لڑکے سے مل چکا تھا، لیکن سرسری سا۔ وہ خود دوستی کے معاملے میں بہت احتیاط پسند تھا، اگر اس کا کوئی دوست بنتا نہیں تھا تو وہ خود بھی بنانے میں پہل نہیں کرتا تھا، کیونکہ وہ آج کل کے لڑکوں میں پائی جانے والی اخلاقی برائیوں سے ناواقف نہیں تھا۔ ایسی باتوں سے وہ خار کھاتا تھا، لیکن اس کی قسمت تھی کہ جب وہ جس بات سے خار کھاتا تھا وہ حادثہ بن کے اس سے ٹکرا جاتی تھی۔ توقیر چاچو کے گھر سب کی دعوت تھی، انہوں نے نیا گھر بنایا تھا۔ اب تک اس کے سب چاچو ایک ساتھ رہتے تھے، لیکن دادی کے انتقال کے بعد سبھی باری باری الگ ہو گئے اور توقیر چاچو بھی کرائے پر چلے گئے۔ آبائی گھر بیچ کے انہیں جو حصہ ملا تھا اسے گھر خریدنے کی بجائے کاروبار کو وسعت دی، اور اب کام اچھا چل نکلا تھا تو انہوں نے گھر بھی بنوا لیا۔ اکبر صاحب شروع سے بھائی کی دانش مندی کے قائل تھے، وہ بھی چاہتے تھے کہ اپنے حصے سے کاروبار کر سکتے، لیکن سعدیہ کی ضد کے باعث کافی رقم گھر پر اٹھ گئی تھی، اس لیے کاروبار کا خیال دل سے نکال دیا تھا۔
ورنہ وہ جاب کی ایک لگی بندھی روٹین سے اکتا گئے تھے۔ بچوں اور گھر سے دوری نے انہیں بیزار کر دیا تھا۔ توقیر چاچو کے لیے وہ بہت خوش تھے اور بچوں سمیت ان کے گھر پر مدعو تھے۔ سعدیہ کی اپنی سسرال سے خاص بنتی نہیں تھی، اس لیے ہمیشہ کی طرح ذرا لیے دیے انداز میں وہ بھی محفل کا حصہ تھی۔ زین کا یہاں بہت دل لگتا تھا۔ توقیر چاچو کے ہاں اولاد بہت دیر سے ہوئی تھی، اس لیے ان کے تینوں بچے کافی چھوٹے تھے۔ ان تینوں کا فیورٹ کزن زین تھا۔ زین ان کے ساتھ ساتھ چھت پر خوب کھیلتا تھا۔ اس وقت بھی وہ چھت پر اونچ نیچ کا پہاڑ کھیل رہا تھا، وہی اس کا من پسند کھیل جو وہ اپنے بچپن سے کبھی کھل کر کھیل نہیں پایا تھا۔ کبھی کسی نے کھلایا نہیں تو کبھی کھیلنے کے لیے ساتھی نہ ملے، اور اب اپنے 3 چھوٹے چھوٹے کزنز کے ساتھ وہ کبھی اونچائی پر چڑھتا تو کبھی نیچائی پر اترتا، خوب ہنس رہا تھا۔ اونچ نیچ کا پہاڑ، سچے موتیوں کا ہار، مالک دیکھ رہا ہے، کتا بھونک رہا ہے، دیکھتے ہیں سب سے پہلے کون بھگتا ہے۔ زین ایک اونچی ٹوٹی ہوئی کرسی پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ بچے ہنستے چیختے خوب شور مچا رہے تھے۔ تبھی خضر چھت کا دروازہ کھولتا انہیں تضحیک آمیز نگاہوں سے دیکھتا آتا دکھائی دیا۔ زین کے اندر بے چینی نے سر ابھارا، وہ یقیناً کھیل خراب کرنے آیا تھا۔ تم نہ ڈنگر کے ڈنگر ہی رہنا، کبھی کوئی مردوں والا کھیل بھی کھیل لو، یا مرد بننا پسند ہی نہیں تمہیں؟ وہ جاہلوں کی طرح ببل چبا رہا تھا، جیبوں میں ہاتھ ڈالتا زین کے قریب آ کر بولا۔ تینوں بچے بھی کھیل روک کے زین کے پاس آ گئے تھے، وہ خضر کو پسند نہیں کرتے تھے۔ تم ہو نا مرد، تم ہی رہو، مجھے بچہ ہی رہنے دو، اور پلیز بچوں کے سامنے تمیز سے بات کرو یا پھر جاؤ یہاں سے۔ زین کا ایسا کہنا قیامت ہو گیا۔ خضر نے اسے کالر سے پکڑ کر گھسیٹ لیا۔ واہ بھائی واہ، کتا بھونک رہا ہے، منہ توڑ دوں گا جو منہ لگے تو۔ اور فکر نہ کرو، اب بچے نہیں رہو گے تم، ارحم نے تمہیں بڑا بنانے کا شاندار پلان بنایا ہے۔ وہ ہنسا تھا، بہت بدھا۔ زین نے اسے ناسمجھی سے دیکھتے ہوئے کالر چھڑایا اور پوچھا، کھل کر بات کیا کرو خضر، مجھے پہیلیاں نہیں آتی، اور ارحم جیسے لڑکے کا تذکرہ بھی میں پسند نہیں کرتا۔ جیسا وہ خود ہے ویسی ہی اس کی گھٹیا باتیں اور عادتیں ہیں، سمجھے؟ میرا دوست ہے وہ، یار ہے میرا وہ کمینے۔ خضر نے اس کے منہ پر غصے سے مکہ جڑ دیا تھا۔ زین کا نچلا ہونٹ پھٹ گیا اور خون رسنے لگا۔ تینوں بچے خون دیکھ کر رونے لگے تھے۔ اس سے پہلے آوازیں سنتا کوئی اوپر آ کر خبر لیتا، خضر خود ہی اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتا اسے غصے سے دیکھتا ہوا نیچے چلا گیا تھا۔ زین نے تینوں کو بہلا کے کھیل شروع کر دیا تھا، لیکن وہ دل میں فکر مند ضرور ہو گیا تھا۔ ارحم جیسے لڑکے سے اچھی توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ وہ مزمحل سا بریک ٹائم میں کینٹین کی بیک سائڈ پر بیٹھا تھا۔ پیپرز قریب تھے، اس لیے آج کل کلاس کے کئی پڑھاکو بچے اس کے ساتھ وقت گزارنے کو ترجیح دیتے تھے۔ وہ بھلے سے ٹاپرز میں شمار نہیں ہوتا تھا، لیکن اس کی پڑھنے کی لگن، اس کے پرفیکٹ نوٹس سب کو اس کی جانب متوجہ کر لیتے تھے۔ اس وقت وہ عبداللہ کا انتظار کر رہا تھا، جو کینٹین سے اپنے کھانے کے لیے کچھ لینے گیا تھا۔ وہ کئی دن سے زین سے درخواست کر رہا تھا کہ اسے مطالعہ پاکستان کے کچھ سوالوں کے جواب مارک کروا دے۔ زین کو اس طرح کی مدد کرنے میں کبھی اعتراض نہیں ہوا تھا۔ وہ ان حماق سے عبداللہ کی کتاب پر جھکا ہوا تھا جب اس کے قریب دھپ سے کوئی آ کر بیٹھا تھا۔ زین نے سر اٹھا کر دیکھا، وہ ارحم تھا۔ چونکا بھی تھا اور سہما بھی، لیکن اس نے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تو وہ جواباً انتہائی واہیات مسکراہٹ کے ساتھ اسے گھورنے لگا۔ زین کی گردن کی پشت پر چونٹیاں سی رینگنے لگیں۔ احمر کے دیکھنے کا انداز خاصا عامیانہ تھا، ناچار اسے پوچھنا پڑا تھا، کیا بات ہے، کوئی کام ہے تمہیں؟ خضر ابھی کچھ دیر پہلے لیبارٹری والی سائڈ پر گیا ہے۔ اسے لگا کہ وہ شاید خضر کا پوچھنے آیا ہے، لیکن ارحم کے تیور اچھے نہیں تھے۔ خضر کون ہے میں نہیں جانتا، جب سے خضر کا بھائی دیکھ لیا ہے اس میں میرا کوئی انٹرسٹ باقی نہیں رہا۔ وہ زین کا ہاتھ تھام کر گھٹیا انداز میں بولا اور قریب تھا کہ اسے لبوں سے لگا لیتا۔ زین نے ایک جھٹکے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ کیا بکواس ہے، کیا چاہیے تمہیں؟ اٹھو، ابھی اٹھو یہاں سے احمر، ورنہ میں شکایت کر دوں گا تمہاری۔ میں تمہارے ٹائپ کا لڑکا نہیں ہوں، سمجھے؟ جاؤ یہاں سے۔ زین کھڑا ہوتے ہوئے نہایت ترشی سے بولا تھا۔ احمر کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ بھی کھڑا ہوا اور زین کی گردن پل بھر میں دبوچ کر اس کا چہرہ قریب کرتے ہوئے بولا، اوئے اوقات میں رہ اپنی، کس ٹائپ کا ہوں میں اور کس ٹائپ کا ہے تو؟ خود کو سمجھتا کیا ہے؟ 4 نمبر کیا لیتا ہے کلاس میں؟ تیری نسل ہی بدل گئی، واہ۔ احمر کا بس نہیں چل رہا تھا کہ زین کو مارنا شروع کر دیتا، لیکن وہ پہلے سیدھی انگلی سے گھی نکالنا چاہتا تھا، اس لیے غصے پر قابو پاتے ہوئے اس کی گردن چھوڑ کر گال پر تھپکی دی اور اس کے کان کی لو مسلنے لگا۔ دیکھ زین، مجھے بہت پیارا لگا ہے تو، بڑا حسین۔ یہ تیرا بھائی تو تیرے آگے کچھ نہیں۔ میرے ساتھ دوستی کر لے، خوب مزے کراؤں گا قسم سے۔ خوف کی شدید لہر زین کو مفلوج کر گئی، وہ بالکل سن سا ہو گیا۔ ارحم کا بات کرنے کا، دیکھنے کا انداز اس قدر عامیانہ تھا کہ اسے لمحہ بھی نہیں لگا تھا اس کا مقصد جاننے میں، اور ایسی صورتحال کا سامنا کرنے کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ سیدھے سادھے لڑکے دیکھے تھے اب تک، اس طرح کا لڑکا پہلی بار دیکھ رہا تھا۔
चंद पल यूं ही वो जामिद और साकित उसकी आंखों में देखता रहा और फिर ना जाने कैसे हिम्मत जमा करके उसे पूरी कुव्वत से परे धकेल दिया। अरहम बुरी तरह लड़खड़ाया लेकिन गिरने से बच गया। वो सुबकी के एहसास से मगलूब होकर उसे मारने के लिए झपटा था, लेकिन उसी वक्त अब्दुल्ला एक और लड़के के साथ हाथ में खाने पीने का सामान लिए वहां चला आया। अरहम को अपना उठा हुआ हाथ नीचे करना पड़ा। उसे शहादत की उंगली लहराकर खामोश वार्निंग देता वो वहां से चला गया। बाद का सारा वक्त जैन ने शदीद बेचैनी में गुजारा था। वो अरहम का मकसद समझ कर भी अनजान बन रहा था। खुद को समझा रहा था कि वैसा नहीं जैसा वह सोच रहा है। भला उनके स्कूल में पहले कब किसी की हिम्मत हुई है ऐसी हरकत की, और फिर भला कोई लड़का कब ऐसा कर सकता है। इन्हीं तिफल तसल्लियों में उसने छुट्टी तक का वक्त गुजारा था। वो घर आकर भी इस कदर जहनी तनाव का शिकार रहा था कि पहली बार उसने इरादा किया कि इस बारे में वो अकबर साहब से बात करेगा। उसके अंदर जो मुसलसल अरहम को लेकर खटक थी वह नाकाबिले बर्दाश्त हो रही थी। खिज़र से इस बारे में पूछना अब्स था। वो तो खुद उसे ऐसी मानी खैज मुस्कुराहट से तकता था कि जैन का लहू जम सा जाता था। अकबर साहब वीकेंड पर आए हुए थे और कल का पूरा दिन उसके पास था कि वो सुकून से अपना मसला उनसे शेयर कर पाता। स्कूल से छुट्टी होने की वजह से उसके पास सोचने का काफ़ी वक्त था, लेकिन वो ये भूल जाता था कि खिज़र इस हद तक शातिर हो चुका था कि वो उससे हमेशा 2 कदम आगे रहता था। वो फिलफौर भाप गया था कि जैन अरहम के बारे में अकबर साहब से बात करने की कोशिश करेगा या फिर उसके अंदर का चोर था जिसने उसे इस जानिब से होशियार कर दिया था, और ऐसा हो जाता तो वो भी बाप के अताब का शिकार हो जाता। अकबर साहब पिछले स्कूल में भी अरहम के साथ खिज़र की दोस्ती से नाला थे, और अब तो ये बात खिज़र के गले का तोक बन जाती अगर उन्हें मालूम हो जाता कि अरहम उसके पीछे पीछे इस स्कूल में भी आ गया है। उसे जैन के बात खोल देने से पहले ऐसा कमाल दिखाना था कि वो शिकायत करने के काबिल ही ना रहे। शाम को जब जैन अपने कमरे में पढ़ रहा था तो खिज़र पैंट की जेबों में हाथ डाले उसके पास आया। जैन ने हैरत और खोजती निगाहों से उसे देखा और सर वापस किताब पर झुका लिया। वो दिल ही दिल में बेजार हुआ कि खिज़र बिला ज़रूरत उसके कमरे में नहीं आता था, या तो लड़ने आता था या फिर उसका वक्त बर्बाद करने। लेकिन उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि इस बार वो जैन की क्रेडिबिलिटी ख़राब करने आया है। क्या पढ़ रहे हो? खिज़र ने उसके स्टडी टेबल के साथ कमर का निचला हिस्सा टेकते हुए पूछा। केमिस्ट्री, मुख्तसर जवाब दिया। अच्छा, तो फिर मुझे बायो की बुक चाहिए थोड़ी देर के लिए। सर के पास है, क्लास में ली थी उन्होंने, परसों स्कूल लगेगा तो वापस मिलेगी। ओहो, मुझे ज़रूरी चाहिए थी। चलो फिजिक्स और इंग्लिश की दे दो 5-10 मिनट के लिए, अभी वापस कर जाता हूँ, निशान लगाने हैं बस। खिज़र को यकीन था कि वो अभी उठेगा और जाकर खुद ला कर देगा, क्योंकि अपने बैग का बिला वजह छेड़े जाना उसे पसंद नहीं था। लेकिन उसे शदीद हैरत हुई जब उसने सफ़ा पलटते हुए कहा, कपड़ों वाले स्टैंड पर है, बैग निकाल लो और प्लीज़ जल्दी वापस दे जाना। खिज़र ने बेसाख्ता उमड़ने वाली अपनी खबीस मुस्कुराहट पर काबू पाया और बुक्स निकालने चला गया। गो कि उसका प्लान कुछ और था, लेकिन जैन के भोलपन ने या सादगी ने उसे मज़ीद आसान कर दिया था। खिज़र किताबें लिए वापस आया, तब भी जैन उसी तरह इन्हमाक से पढ़ रहा था। बाहर निकलने से पहले खिज़र ने उसकी सर की पुश्त पर मारने वाले अंदाज में किताबें लहराई और मुस्कुराता हुआ बाहर निकल गया। शाम हुई तो वह एकदम नींद से जागा था। असर पड़कर वो यहीं अपनी टेबल पर सर रखे सो गया था। बाहर मगरिब की अजानें होना शुरू हुई तो वो भी जाग गया। उसका इरादा था कि वो मगरिब पढ़कर अब्बू के साथ ही वॉक के लिए निकल जाएगा। उनकी आदत थी कि वीकेंड पर जब भी आते थे तो मगरिब के बाद वॉक के लिए निकलते थे। इसी बहाने मोहल्लेदारों से भी मुलाकात हो जाती थी। वो जल्दी जल्दी किताबें समेटता रैक से अपने बंद जूते निकालकर पहनने ही वाला था जब धाड़ से उसका दरवाज़ा खुला और अकबर साहब अंदर दाखिल हुए। उनके पीछे सादिया और खिज़र भी थे। जैन इस्तफहामिया निगाहों से उन्हें तकता सीधा हुआ। वो उन तीनों के यूं अचानक से अपने कमरे में आने पर हैरान था, वो भी इस कदर संगीन और संजीदा चेहरों से। क्या बात है अब्बू, खैरियत है? मैं आपके पास ही आ रहा था, कुछ बात करनी थी। उसने उचटती निगाह खिज़र पर डालकर बाप से कहा तो खिज़र उसके देखने से चिढ़कर ऊंची आवाज़ में बोला, क्यों, क्या करने आ रहे थे? अब पर्दे डालने का कोई फ़ायदा नहीं जैन, मैंने सब बता दिया है अब्बू को। जैन के एसाब एकदम ढीले हुए। वो समझ गया कि खिज़र ने अहमर और उसकी अनबन का तज़किरा कर दिया होगा। अच्छा था, अब उसे तमहीद बांधने की ज़रूरत नहीं थी। अच्छा किया तुमने बता दिया, मैं भी कोई पर्दा नहीं डालने वाला था, ये बात छुपाने वाली थी भी नहीं, और मुझे किसी का डर नहीं पड़ा हुआ जो छुपाऊंगा मैं। उसके कहते ही अकबर साहब आगे बढ़े और ज़ोरदार थप्पड़ जैन के मुंह पर खींच मारा। जैन हक्का बक्का गाल पर हाथ धरे बाप को देखता रह गया। खिज़र ने अपनी हंसी दबाने के लिए मुंह पर हाथ रखा था। क्या हुआ है अबू, मैंने क्या किया है? ये सवाल पूछते उसे किस दिक्कत का सामना करना पड़ा था वही जानता था। गाल से ज़्यादा दिल फिगार हुआ था। सादिया भी उसे खा जाने वाली नज़रों से देख रही थी, लेकिन चुप थी। अभी भी मुझसे पूछ रहे हो कि क्या किया है मैंने?
जिस वक्त खिज़र ने मुझे बताया था मैं नहीं माना था, लेकिन तुमने तो मेरे कुछ भी पूछने से पहले एतराफ़ कर लिया। मैं सोच भी नहीं सकता था ज़ैन कि तुम ऐसी किसी हरकत में पड़ सकते हो। अब्बू क्या किया है मैंने, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मैं क्या समझा था और आप क्या कह रहे हैं, खुलकर बताएं तो सही। फरोहासा होते हुए पूछ रहा था। अकबर साहब उसके अंदर तक अपनी निगाहें उतार रहे थे, उसे जांच रहे थे। इससे पहले कि वो नरम पड़ते, खिज़र ने आगे बढ़कर उसका बैग स्टैंड से झपटा और बाप के सामने ला धरा। चेक कर लें अब्बू, खुद ही देख लें ये सब कुछ, ये ब्रेक में करता है और किसी टीचर का इस पर बस नहीं चलता। ज़ैन ने नासमझी से अपने स्कूल बैग को देखा जिसे अकबर साहब सुस्त रवि से खोल रहे थे, जैसे उन्हें खौफ हो के अंदर से खिज़र की बताई हुई खुराफात निकल ना आए। सादिया आगे बढ़ी और शोहर के हाथ से बैग लेकर उसे खोलकर वहीं उलट दिया। किताबों का ढेर बाहर आया था और साथ ही सिगरेट के 2 पैकेट, लाइटर, गंदी वाहियात सी तस्वीरें जिन पर निगाह पड़ते ही ज़ैन की रंगत फक हो गई थी। ऐसी तस्वीर तो उसने कभी ख्वाब में भी नहीं देखी थी। माँ बाप के सामने उसका दिल ज़मीन में उतर जाने को चाहा। ये तो वो चीज़ें थी जिनकी उसे पहचान थी कि ये सब है क्या, लेकिन उसके अलावा जो कुछ था उसके बारे में तो उसे खबर तक ना थी कि ये कैसी जलालतें हैं जो उसके सर मंड दी गई हैं। वो सबकी तरह बिल्कुल उसी अंदाज में उन्हें देख रहा था जैसे पहली बार देखने वाला भरपूर तजस्सुस भरी हैरत के साथ देखता है। ज़ैन रकूँ की हालत में झुक गया और उन चीज़ों को हाथ में थामने लगा था कि एक झटके से सीधा हुआ और पीठ फेर कर खड़ा हो गया। सामने माँ बाप खड़े थे और उसमें मजीद हिम्मत नहीं थी कि वो इन अशिया पर उनकी मौजूदगी में दोबारा निगाह डालता। सादिया को ज़ैन की इस हरकत ने ताव दिला दिया। उन्होंने उसे कंधे से झपट कर रुख अपनी जानिब मोड़ा और बोली, मुंह क्यों छुपा रहे हो, ये सब करते हया मर गई थी क्या? ज़ैन की बंद आंखों से आंसू एक तार गालों पर बहते चले आए। उसने निचला होंठ सख्ती से दांतों में दबा रखा था, पीछे थोड़ी लर्ज रही थी। अकबर साहब यकटुक उसे देखे गए। सादिया का हाथ फिजा में उठा, लेकिन दूसरे ही पल वो हाथ अकबर साहब की सख्त गिरफ्त में था। क्यों पकड़ा है आपने मुझे, छोड़ें। देख नहीं रहे कि क्या गुल खिला रहा है ये लड़का। बहन वाला होकर इस कदर बेगैरत है, इससे तो अच्छा था ये पैदा होते ही मर गया होता। आज ये बदनामी तो ना झेलते हम। छोड़ें अकबर मुझे, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी आज। कोई इसे कुछ नहीं कहेगा, ये मेरा हुक्म है। अगर किसी ने इसे कुछ कहा तो अंजाम का जिम्मेदार खुद होगा। समझ में आया तुम सबको? अकबर साहब ने गुस्सीले लहजे में कहकर बात गोया ख़त्म कर दी। खिज़र को 400 वाल्ट का झटका लगा बाप की बात सुनकर। यह तो गैर मतवक्का था। इतनी मेहनत से उसने ये सब ज़ैन के बैग में डाला था और अब बिना किसी इख्तिताम के फिल्म ही बंद हो गई थी। उसका मुंह उतर गया। बाप पर जो गुस्सा आया सो आया, माँ पर उससे बढ़कर आया था। ये भला क्यों दब गई अब्बू से, आगे पीछे तो कभी नहीं दबी। वो सोचता तैश में कमरे से बाहर निकल गया। सादिया भी लाडले के पीछे पीछे पैर मारती चली गई। ज़ैन बेदम सा होकर उसी कुर्सी पर गिर गया जहां वो अब से कुछ देर पहले असर की नमाज पढ़कर सो गया था। अकबर साहब का हाथ उसके कंधे तक जाते जाते रुक गया। वो फिलहाल पलट गए। कमरे के दरवाजे से निकलते हुए एक बार उन्होंने मुड़कर बेटे को देखा और दिल ही दिल में उससे मुखातिब हुए। तुम बेगुनाह हो, तुम्हारी नज़रों की शर्मो हया तुम्हारी गवाही देती है ज़ैन, लेकिन इस वक्त मैं खुद को इस काबिल नहीं समझता कि तुम पर हाथ उठाने के बाद तुम्हें अधमरी सी थपकी दे दूं। मेरा दिल तुम्हारे लिए दुआ गो है ज़ैन, आज से तुम्हारे साथ हर कदम मेरी दुआएं रहेंगी। मैं डरता हूँ कि कहीं मुझ पर ऐसा वक्त ना आए जब तुम मुझसे सवाल करो और मैं जवाब पेश करूँ। ऐसा तो वही मेरी सज़ा होगी ज़ैन। 2 आंसू ज़ैन की पीठ को देखते हुए उन्होंने टपकाए और बाहर निकल गए।